हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 5 लाए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोग प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 200 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 201 से डिस्कशन करेंगे। और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, ये सारे प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। और इस बुक से आप लोग भली भांति परिचित हैं यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार रोग का परजीवी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर का डिस्कशन हमने प्रीवियस पार्ट में किए हुए हैं। यदि आप लोग प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, जिससे इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालाजार रोग का परजीवी है लिस्मानिया डोनोवानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए, कालाजार रोग का परजीवी तो लिस्मानिया डोनोवानी होता है। अब इसमें एक ऑप्शन है वुचेरिया बैनक्रप्टाई। ये क्या होता है, तो वुचेरिया बैनक्रप्टाई जो होता है ये फैलेरियाई रोग का वाहक होता है। और यह जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर में होता है। और ये जो फैलेरियाई रोग में जो होता है, पैर फूल जाता है, पैर सूज जाता है, वृषकोष भी फूल जाता है, शरीर के अन्य भाग में भी सूजन हो जाता है। और इसमें पैर फूल करके हाथी के पाँव जैसा हो जाता है, जिसके कारण जो ये बीमारी होता है एल्फैंथोसिस बुचेरिया बैनक्रप्टाइस के द्वारा, उसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, तो वो वैज्ञानिक थे कार्ल वान फिश, जिन्होंने मधुमक्खियों के संचरण की जो भाषा थी उसका पता लगाया था। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन बी होगा, कार्ल वान फिश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी है। बताइए, खरगोश और मनुष्य में एक ऐसा हड्डी है जो कॉमन है, दोनों में पाया जाता है, और वो कौन सा हड्डी है और कहाँ पाया जाता है, जो सबसे छोटी हड्डी भी है। तो वो हड्डी सबसे छोटी है वो स्टेपीज हड्डी है, जो मनुष्य के कान में पाया जाता है, और ये सबसे छोटी हड्डी है, और ये खरगोश के भी कान में ही पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, स्टेपीज। ये स्टेपीज हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है। बताइए, ये सब जो है हमारे ब्रेन का पार्ट है, हमारे मस्तिष्क का पार्ट है। इन सारे पार्ट में से कौन सा पार्ट जो है नष्ट हो जाता है या फिर प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण हमारे स्मरण शक्ति को हानि पहुंचती है। तो वो हमारे ब्रेन का पार्ट है, कौन सा, सेरिब्रम है। अगर सेरिब्रम प्रभावित हो जाता है तो हमारे स्मरण शक्ति में हानि होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, सेरिब्रम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, एक लंबे संकर पौधा में स्वपरागण कराया जाता है। ठीक है, एक लंबे संकर पौधा में स्वपरागण कराया जाता है, जिससे क्या होता है, लंबे और बौने पौधे 3:1 में प्राप्त होता है। ठीक है, 3:1 में प्राप्त होता है। यह परिणाम क्या सिद्ध करता है,
फिर से ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। एक लंबा पौधा है, उसमें 100 परागण कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो पौधा प्राप्त होता है उसमें से लंबे और बौने पौधे का रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। अर्थात 3 लंबे पौधे प्राप्त होते हैं तो एक बौने पौधे प्राप्त होते हैं। यह परिणाम क्या सिद्ध करता है? तो यह परिणाम जो है मेडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। पृथक्करण के नियम को दर्शाता है कि अगले जनरेशन में 3 लंबे पौधे प्राप्त होता है तो एक बौने पौधे प्राप्त होता है। क्यों? पृथक्करण के नियम के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब देखिए, मेडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम यह सिद्ध करता है कि जब लंबे पौधे एवं नाटे पौधे के बीच क्रॉस होता है तब पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी के लिए लंबे पौधे का जीन एवं बौने पौधे का जीन अलग हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 3:1 में पौधा प्राप्त होता है। अब इसमें एक और ऑप्शन है स्वतंत्र अवयवन। ये स्वतंत्र अवयवन का नियम किसने दिया? तो ये भी मेडल के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। पर ये है क्या? तो ये है, जब 2 भिन्न भिन्न लक्षण के गुण आपस में मिलाया जाता है तब दोनों लक्षण आपस में मिल जाते हैं, किंतु अगली पीढ़ी में दोनों गुण अलग अलग हो जाता है। इसे ही स्वतंत्र अवयवन का नियम कहा जाता है और इस नियम का भी प्रतिपादन मेडल के द्वारा भी किया गया था। अगला ऑप्शन है इसमें प्रभाविता का नियम। ये प्रभाविता का नियम क्या है? तो प्रभाविता का नियम उसे कहते हैं जब 2 लक्षण एक साथ रहते हैं, जब 2 गुण वाले गुणसूत्र एक ही साथ रहते हैं तब उनमें से एक प्रभावी हो जाता है तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रभावी होता है वही अगली पीढ़ी में दिखाई देता है और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का देख लेते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी यांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, उसमें क्या होता है? तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक जीव के जीन में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसके जीन में परिवर्तित करके उसके गुण, शेप, साइज, आकार में परिवर्तन किया जाता है। यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। एक जीव के जीन में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, जब किसी जीव के जीन में परिवर्तन किया जाता है तब इस क्रिया को अनुवांशिकी यांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी के विषय में जान लेते हैं। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जब मेल और फीमेल के टिश्यू, ठीक है, जब मेल और फीमेल के टिश्यू को एक ट्यूब में फ्यूज करा दिया जाता है और फ्यूज कराने के परिणाम स्वरूप जो जायगोट प्राप्त होता है उस जायगोट को फीमेल के ओवरी में रख दिया जाता है। इसी क्रिया के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होता है उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जंपिंग जीन को अब क्या कहा जाता है? बताइए, जंपिंग जीन को अब क्या कहा जाता है? देखिए, जंपिंग जीन्स को अब जो है ट्रांसपोन्स कहा जाता है। अब जंपिंग जीन्स जो है इसका खोज किसने किया था? तो जंपिंग जीन्स का खोज बावेरा क्लिंटन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जंपिंग जीन्स को अब ट्रांसपोन्स कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं? जो अनुवांशिक लक्षण होता है, शेप, साइज, आकार, कलर, रंग, रूप, ये जो है अनुवांशिक लक्षण हुआ और ये अनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो ये लक्षण जो है पैतृक से संतान में जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। जीव वैज्ञानिक जो हैं वो 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? इसमें प्रश्न कह रहा है कि 5 जून के दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन ये विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं
और इस प्रश्न का आप लोग उत्तर भी जानते ही होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? एक जलीय वातावरण है, उसी जलीय वातावरण में तो हर चीज़ पाए जाते हैं, उसी में सूक्ष्म जीव जंतु भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे बताइए? तो जब उसमें सूक्ष्म जंतु भी पाया जाता है और पादप भी पाया जाता है एक जलीय वातावरण में, इन दोनों के सम्मिलित रूप को फौना और फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फौना और फ्लोरा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फौना एवं फ्लोरा कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, मौन घाटी जहाँ पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियाँ पाई जाती है वो कहाँ पे है? एक मौन घाटी प्लेस है, जगह है, जहाँ पे ऐसे ऐसे पादप ऐसे ऐसे जंतु पाया जाता है जो हर जगह नहीं पाया जाता है, इसलिए तो उसको दुर्लभ कहा जाता है। तो दुर्लभ प्रजातियाँ वहाँ पे पाया जाता है मौन घाटी में। और ये मौन घाटी कहाँ पे स्थित है यही पूछ रहा है। तो ये मौन घाटी जो है कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है, ये मौन घाटी कहाँ स्थित है? केरल में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल। मौन घाटी जहाँ पादप और जंतुओं की दुर्लभ जातियाँ पाई जाती है वह केरल राज्य में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है यही पूछ रहा है। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये प्रश्न का उत्तर तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही ईजी है, ये बच्चे वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, कमल का फूल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, अब भारत के कुछ सिंबल और हैं, उन सिंबल्स के विषय में भी अब हम लोग जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ, कमल हुआ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अब कुछ और सिंबल्स के विषय में जानते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में होती है, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है वो कौन सा रेशे की फसल है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे होती है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे क्या होता है रेशे के रूप में? तो वो कपास होता है, कॉटन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, रेशे की फसल कपास जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। यह पौधा जो है यानी कि कपास जो है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगता है, सबसे ज़्यादा उपजता है। कपास जो है बीज से प्राप्त होता है। अब इसमें एक जूट है, ये जूट क्या है? जूट। तो ये जूट जो है जूट से बोरा बनाया जाता है। सबसे अधिक जूट की खेती पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, सबसे अधिक जूट की खेती कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? बताइए, भारत में हॉकी का स्टिक होता है वो किससे बनती है? तो भारत में जो हॉकी का स्टिक होता है वो बनता है मोरस अल्वा से। ठीक है, ये मोरस अल्वा भी एक पौधा है, इसी से हॉकी स्टिक बनता है। ठीक है, भारत में हॉकी स्टिक किससे बनता है? मोरस अल्वा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं? बताइए, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं? तो क्रिकेट का बल्ला जो होता है वो सैलिक्स परपेरिया से बनता है। किससे बनता है? सैलिक्स परपेरिया से बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सैलिक्स परपेरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब जो है टीक के पौधे का जो है बायोटेक्निकल नाम क्या होता है? टेट्राना ग्रैंडिस होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीजी का क्या अर्थ होता है?
ये BCG का जो टीका लगता है बच्चे को, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यही पूछ रहा है ये प्रश्न कि BCG का अर्थ क्या होता है। तो देखिए BCG का अर्थ होता है बैसिलस कैलिमिटी ग्यूरिन, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बैसिलस कैलिमिटी ग्यूरिन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। BCG का टीका क्षय रोग या टीबी के लिए दिया जाता है, या टीबी के निवारण के नियंत्रण के लिए दिया जाता है, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। अब ये जो है क्षय रोग या टीबी जो है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु है, बैक्टीरिया है, इसी से ये होता है। टीबी बीमारी किसे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, फसलों का हेरा फेरी किस लिए आवश्यक है। एक खेत में हर एक बार अलग अलग फसल लगाया जाता है, ये क्यों जरूरी होता है, क्यों आवश्यक है, बताइए। तो फसलों के हेरा फेरी मृदा की उर्वरता, मिट्टी को उर्वरता बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसलों की हेरा फेरी आवश्यक होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है। शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है, बताइए। तो शीतकाल में तुषार पाले का वितरण जो है वो ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है, इसलिए वहाँ पे शीतकाल में तुषार पाले का वितरण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। तो DNA का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो है वो कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्नबर्ग, ठीक है। DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग ने किया था। अब जो है वाटसन एवं क्रिक जो हैं, ये वाटसन एवं क्रिक, ये जो है वाटसन और क्रिक ने DNA के डबल हेलिक्स संरचना को पता लगाया था। कब पता लगाया था, तो 1953 ईस्वी में डबल हेलिक्स का पता लगाया था। किसने, वाटसन एवं क्रिक ने। अगला है DNA का व्यास कितना होता है। तो DNA का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। DNA का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है, तथा इसके एक टर्न की लंबाई कितना होता है, एक बार जो घुमाव होता है उसकी लंबाई होता है, DNA की एक टर्न की लंबाई होता है 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। अगला है DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। DNA क्या है, DNA एक प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ है और इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। यह माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है, जीन करता है। अब जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 ईस्वी में जेनेटिक कोड की खोज की थी। कब की थी हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज, तो 1968 ईस्वी में, ठीक है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 ईस्वी में जेनेटिक कोड की खोज की थी। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता है कहलाता है, बताइए। एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा होता है क्या कहलाता है। तो एक जीव जिसमें दो समरूपी आनुवंशिकी कारकों का जोड़ा पाया जाता है उसे समयुग्मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समयुग्मनी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। होमोजाइगोटस कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, बताइए। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
समसूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? समसूत्री विभाजन होती है कोशिकाओं में, तो उस कोशिकाओं में जो समसूत्री विभाजन होती है इसमें सबसे लंबी अवस्था कौन सा है, सबसे लंबी स्टेज कौन सा है? तो बताइए। तो सबसे लंबी स्टेज होता है प्रोफेज। ठीक है, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होता है प्रोफेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मियोसिस की किस स्टेज या अवस्था पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? बताइए। मियोसिस भी कोशिका विभाजन है और इस मियोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है? बताइए। तो वो जो है मियोसिस की एक अवस्था है एनाफेज। ठीक है, और एनाफेज के फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, एनाफेज के फर्स्ट स्टेज में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताइए। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिश्र ने किया था। ठीक है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेडरिक फिशर ने किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 1869 ईस्वी में जॉन फ्रेडरिक फिशर जो थे, कब? 1869 ईस्वी में। ठीक है, 1869 ईस्वी में जॉन फ्रेडरिक मिश्र ने न्यूक्लियन की खोज की, जिसके बाद में डीएनए का नाम दिया गया था। ठीक है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम फिशर के द्वारा किया गया था और ये फिशर ही जो है 1869 ईस्वी में सर्वप्रथम न्यूक्लियन नाम से डीएनए की खोज किए थे, जिसका बाद में नाम बदल के इसी न्यूक्लियन का नामकरण किया गया डीएनए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? बताइए। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए के तो बने ही होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो तो डीएनए के बने ही होते हैं, आरएनए के तो बने ही होते हैं और प्रोटीन के भी बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के द्वारा डीएनए बने होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं? बताइए। जीन्स किसके बने होते हैं? तो जीन्स जो हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं जीन्स? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका सेल शब्द किसने दिया था? बताइए। सेल शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? कोशिका शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? तो कोशिका शब्द को सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था कोशिका शब्द को सबसे पहले? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब जो है ये रॉबर्ट हुक जो हैं कोशिका शब्द को दिया था। अब 1683 ईस्वी में एबी लीवेनहॉक थे, उन्होंने जीवाणु की खोज किया था। ठीक है, ये लीवेनहॉक थे, ये जो लीवेनहॉक है इन्होंने क्या किया? तो 1683 ईस्वी में ये जो लीवेनहॉक हैं इन्होंने 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज किया था। ठीक है, और ये रॉबर्ट ब्राउनी है। ठीक है, ये रॉबर्ट ब्राउनी जो है 1831 ईस्वी में, ठीक है, 1831 ईस्वी में इन्होंने केंद्रक की खोज किया था। और एक है फ्लेमिंग, ये फ्लेमिंग जो है, ये फ्लेमिंग ने क्या किया था? तो ये फ्लेमिंग जो है 1800, ठीक है, 1879 ईस्वी में, फ्लेमिंग जो है 1879 ईस्वी में मिटोसिस डिवीजन का पता लगाया था। और यही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने ही पेंसिलिन का खोज भी किए थे। ठीक है, यही फ्लेमिंग जो थे वो पेंसिलिन का भी खोज किए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? बताइए। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो गया इस प्रश्न का ऑप्शन बी। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है।
अब वो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन इसी में होता है, ग्रेना में ही होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें लाइट का जो रिएक्शन होता है कहाँ होता है, ग्रेना में ही होता है। स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन जो है इसी में होता है। अब एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है क्या है बताइए। ये ल्यूकोप्लास्ट जो है जड़ में पाया जाने वाला प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं और यह रंगहीन होता है। इसमें भोजन संचय के कारण ये फूल जाता है, ठीक है। इसमें भोजन संचय ज़्यादा हो जाता है इसलिए फूल जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण क्या है। डीएनए एक प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ है, इसका सबसे ठोस प्रमाण क्या है। तो इसका ठोस प्रमाण है कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है या आत्महत्या का थैला कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है क्योंकि थैली इसमें जो है जल अपघटन एंजाइम होता है, ठीक है। उसमें जल अपघटन का एंजाइम पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जल अपघटक एंजाइम उसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है बताइए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलोइकर ने किया था, ठीक है। कोलोइकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, सी बेंडा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, सी बेंडा के द्वारा किया गया था। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तन करने का काम करता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी को एडीपी में बदलता है और एडीपी को एटीपी में बदलने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये गोल्जी का क्या है। तो ये गोल्जी बॉडी जो है ये प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और इस गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। और कब किया था, तो 1898 ईस्वी में गोल्जी बॉडी का खोज किया गया था कैमिली गोल्जी के द्वारा। अब है इन्हीं के नाम पर ही इसको जो है गोल्जी बॉडी नाम रखा गया था। इसके द्वारा सेल्स में पदार्थों का परिवहन होता है। गोल्जी बॉडी के द्वारा ही कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन होता है। अगला है ऑप्शन इसमें से न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है जिसमें न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर में भी एक गोल आकृति होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यह जो है आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। न्यूक्लियस जो है आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, लगभग बताइए कितना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना है। तो आप लोग जानते होंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है बताइए। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा हमें किस रूप में प्राप्त होती है, तो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, एटीपी। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला बनी होती है बताइए। खाद्य श्रृंखला बनी होती है किससे, केवल उत्पादकों की बनी होती है, बिल्कुल नहीं। केवल उपभोक्ताओं की बनी होती है, बिल्कुल नहीं। केवल अपघटकों की बनी होती है, तो बिल्कुल नहीं। तो ये खाद्य श्रृंखला जो है ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के सम्मिलित रूप से बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में
पौधे व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र, चाहे ग्राउंड ले लीजिए, चाहे वाटर ग्राउंड ले लीजिए, चाहे फील्ड ग्राउंड ले लीजिए, उसी में जो है पौधे एवं जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध होता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसको वही कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ होता है? क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ होता है बताइए। तो क्रॉप रोटेशन से जो है भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। क्या होती है? भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि में उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती है, बताइए। सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो क्या उत्पादित करती है? तो सूर्य की किरण से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है वह उत्पादित करती है ओजोन गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, ओजोन। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है, बताइए। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला प्रश्न, भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण है। भारत में मृदा के अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? तो मृदा के अपरदन में सबसे गंभीर कारण है वन का कटाव होना, और वन कटाव का प्रमुख कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती है उसकी आपूर्ति के लिए वन की कटाव होती है। तो इसी वन के कटाव के कारण ही मृदा का अपरदन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वन कटाव। अगला प्रश्न है, मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत क्या कहलाती है? मृदा की सतह पर मजबूती से चिपकी हुई पतली जल परत, उसको क्या कहेंगे? मृदा की सतह पर मजबूती से चिपकी हुई पतली जल की परत होता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहा जाता है? आर्द्रता जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्रता जल कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, जल क्रांति कहाँ होती है, बताइए। जल क्रांति कहाँ होती है? तो जल क्रांति जो है वो चिकनी मिट्टी पे होता है। कहाँ होता है? चिकनी मिट्टी पे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है, खाद्य करी, ठीक है, फूड चेन में शाकाहारी क्या होता है? जो शाकाहारी होता है खाद्य श्रृंखला में वो क्या होता है? जो शाकाहारी होता है, जो शाकाहारी होता है वो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला प्रश्न, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह क्या होता है? पादपों को जो मिट्टी से जल मिलता है वह है, बताइए क्या है? तो वह है केशिका जल, ठीक है। क्या है? वो केशिका जल है। केशिका कैपिलरी क्रिया के द्वारा ही पादपों को जल जो है नीचे से मिलता है, उसे क्या कहते हैं? केशिका जल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं क्या कहते हैं? वैसे पादप जो चट्टानों के सतह पर उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे लिथोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है। वैसे पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं उसे लिथोफाइट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथोफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला प्रश्न, वायु का प्रमुख प्रदूषक क्या है? वायु का प्रमुख प्रदूषक क्या है, बताइए। वायु का प्रमुख प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु का प्रमुख प्रदूषक है। अब ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बायोम है। बायोम क्या है बताइए। तो बायोम जो है वो पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसे ही बायोम कहा जाता है। पृथ्वी का वह क्षेत्र, ठीक है, बायोम किसको कहते हैं, पृथ्वी का वह क्षेत्र या वह स्थान जहाँ पे वायुमंडल उपस्थित हैं, ठीक है, और वहाँ पे जीव रहते हैं उसे ही क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसे ही बायोम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं बताइए। पृथ्वी के ऊपर जो सभी जीवित जीव हैं उसको क्या कहेंगे। तो पृथ्वी के ऊपर जो सभी जीवित जीव हैं उसे कहेंगे हम जीवमंडल। ठीक है, क्या कहेंगे, जीवमंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या कहेंगे, जीवमंडल कहेंगे। जो पृथ्वी के ऊपर जो भी जीवित जीव हैं उसे जीवमंडल कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है बताइए। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। कैसा होता है, सदैव सीधा होता है, अपराइट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है बताइए। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करेंगे, वन रोपण करेंगे। ठीक है, पौधा ज़्यादा ज़्यादा लगाएंगे जिससे मृदा का अपरदन को रोका जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा, वन रोपण से मृदा अपरदन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा बताइए। ये सारे गैस है, इन सारे गैस में से किस गैस के एकत्र होने से ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एकत्र होने से ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 250 तक डिस्कशन किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 251 से डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।